वहीं आरसीपी यानी पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जिसको लेकर अब कांग्रेस ने चुनावी मुद्दा बना लिया है। इस बाबत अब कांग्रेस 16 अक्टूबर से अभियान की शुरुआत करेगी। 16 अक्टूबर से 12 से ये अभियान शुरू होगा, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे, तो 20 को सिकराय में प्रियंका गांधी शामिल होंगी। आरसीपी के मुद्दे के जरिए कांग्रेस केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। ये आरसीपी का मुद्दा इसलिए भी खास है क्योंकि ये प्रदेश के 13 जिलों की 83 सीटों से जुड़ा मुद्दा है। चुनावी मौसम में कांग्रेस के लिए ये वाकई किसी बड़े हथियार से कम नहीं है। तो ये आरसीपी का मुद्दा, आपको बता दें कि जाहिर तौर पर ये एक अहम मुद्दा, 13 जिलों की प्यास से जुड़ा ये मुद्दा है, पानी का ये मसला है। लेकिन इसमें अब कांग्रेस ने देखिए किसे बुलाने की जगह शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पहले ही क्लियर कर चुके हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, अब उनकी जिद है कि इससे राष्ट्रीय परियोजना घोषित वो करवा के रहेंगे। तो वहीं आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के कई दौरे भी हुए, आचार संहिता अब लग गई है। ऐसे में तो अब देखिए कि इंतजार ही करना होगा। प्रधानमंत्री के दौरों से भी कई उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस बीच ये खबर ईआरसीपी यानी कि पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जिसको लेकर अब कांग्रेस ने इसे चुनावी मुद्दा बना लिया है। इस बाबत अब कांग्रेस 16 अक्टूबर से अभियान की शुरुआत करेगी। 16 अक्टूबर से 12 से ये अभियान शुरू होगा, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। तो वहीं 20 को सिकराय में प्रियंका गांधी शामिल होंगी। ये आरसीपी के मुद्दे के जरिए कांग्रेस केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। वहीं आरसीपी पर कांग्रेस आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का कहना है कि कांग्रेस के नेता ईआरसीपी का मतलब भी नहीं जानते होंगे। सीपी जोशी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि 5 साल सत्ता में रहने के बाद ईआरसीपी पर काम क्यों नहीं किया, ये उन्होंने सवाल भी किया। इन बड़े नेताओं को कहो कि ईआरसीपी होता क्या, एक बार वो बता तो दे। और क्यों 5 साल आप सरकार में रहे, क्या किया आप लोगों ने? और हम दावे के साथ कह सकते हैं, हमारे नेताओं ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार बनेगी, इस काम को प्राथमिकता के आधार पर हो। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ईआरसीपी का मुद्दा ऐसा है जिससे 13 जिलों की प्यास बुझ सकती है, लेकिन शशि ये देखने को मिल रहा है कि अब इसे चुनावी मुद्दा भी बना लिया है। कांग्रेस ने पूरी तरह से लपक लिया, वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। वहीं अब देखिए कि बीजेपी द्वारा पूछा जा रहा है कि मतलब भी पता है कि अभी तक 4.5 साल में क्यों इस पर काम नहीं किया गया। खुशबू, दरअसल राजनीति की प्रवृत्ति जो होती है वो इतनी निर्मम होती है कि भले ही यहाँ 13 जिलों में जनता की प्यास की बात की जाए, लेकिन ऐसा कई बार लगता है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष में बैठी हुई पार्टी हो, ज़िलों में बैठे लोगों की प्यास से ज़्यादा जो मुकाबला है या ज़्यादा शिद्दत है वो इनकी खुद की वोटों की प्यास में दिखती है। 13 ज़िले हैं, 80 से ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं और इन सीटों का आप बंटवारा देखिए। 49 सीट कांग्रेस के पास में है, 25 सीट यानी कांग्रेस की लगभग आधी सीट बीजेपी के पास में है, 8 सीट निर्दलीय विधायकों के पास में है, 1 सीट कांग्रेस के समर्थक जो प्री पोल अलायंस हुआ था आरएलडी के साथ में, उनके सुभाष गर्ग के पास में भरतपुर संभाग मुख्यालय की। और इन 83 सीटों की अगर आप डेमोग्राफी देख लें तो वो अलग है, इसमें संभाग देख लें तो 4 संभाग अलग अलग जुड़ जाते हैं। आप ये देख लीजिए, भरतपुर संभाग पूरा है जिसमें भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर जिला शामिल है। और ये जो 13 ज़िले हैं, यहाँ की 2 लाख हेक्टेयर ज़मीन सिंचित होगी, लेकिन पार्टियाँ अपनी ज़मीन सींचना चाहती हैं और इसीलिए दोनों पार्टियाँ इसको मुद्दा बना रही हैं। बीजेपी कहती है कि ईआरसीपी का मतलब नहीं पता कांग्रेस को, और कांग्रेस 16 अक्टूबर से एक बड़ी अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। बड़ी संख्या में लोग जाएंगे और सभाएँ होंगी। उस सभा की शुरुआत मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। अब की बार खास बात यह है, इससे पहले भी ईआरसीपी को लेकर के कांग्रेस ने मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश की, खास बात यह है कि राष्ट्रीय नेता अब कूद रहे हैं। 16 अक्टूबर को मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे जो 12 में एक सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद 20 अक्टूबर को दौसा के सिकराय में प्रियंका गांधी, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव है, वो आएंगी। और आप देखिए कि जनता से संवाद स्थापित करने की कोशिश होगी और ये बताने की कोशिश होगी कि ईआरसीपी के मुद्दे पर बीजेपी ने क्या किया, क्या नहीं किया, कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने क्या किया, किस तरीके से इसको राष्ट्रीय परियोजना बनाने की मांग उठाई। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो सरकार में है
चाहे केंद्र सरकार की बात कर लें, चाहे राज्य सरकार की बात कर लें, उन्होंने काम कितना कितना किया, क्या वो इस दिशा में किए काम को अपनी उपलब्धि बता सकते हैं, या काम लटकाने को लेकर के दोनों एक दूसरे के पाले में गेंद डालते हुए दिखाई देंगे? सवाल यही है कि अगर आपको जनता की प्यास से सरोकार है तब तो आप काम गिना पाएंगे, काम शुरू कर पाएंगे, वरना राजनेता को राजनीति करना बहुत अच्छा काम आता है और उसके पिच पर जाकर के अगर जनता खेलेगी तो जनता को दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अभी चुनाव का समय है, आदर्श आचार संहिता लग गई है, कोई भी नया काम कोई भी पार्टी शुरू नहीं कर सकती, सरकार शुरू नहीं कर सकती, लिहाजा ईआरसीपी का काम या ईआरसीपी का जिम्मा तो अब आने वाली सरकार पर ही होगा, चाहे वो सरकार कांग्रेस की आती है, चाहे वो बीजेपी की आती है, या कोई साझा चूल्हा किसी अलग अलग पार्टी का तैयार होता है। लेकिन सवाल ये कि ईआरसीपी करेगा कौन? इसकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तकरीबन 27,000 करोड़ की पहले थी, वो अब 35,000 करोड़ रुपए को पार कर चुकी है। क्या आने वाले समय में और प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जो लागत है वो बढ़ने का इंतजार किया जाएगा? क्या दोनों पार्टियां कोई सहमति बना पाएंगी? कभी पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की बात आती है, मध्य प्रदेश पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट चला गया, एक जो बांध बन रहा था ईआरसीपी के लिए, उसके लिए मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया। तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मध्य प्रदेश पर निशाना साधते हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हैं। वो कहते हैं इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट में अगर सरकार इसे शामिल कर ले तो वे कल ही ईआरसीपी को मंजूरी दे देंगे और उसे नेशनल प्रोजेक्ट बना देंगे, या 90% जो पैसा है केंद्र से आना है वो देने में सहमति जता देंगे। दरअसल लड़ाई इसमें पैसे की है और नीयत की है। अगर राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित हो जाता है भी देखने तो वाली बात है, 90% पैसा केंद्र से आएगा, राज्य सरकार को सिर्फ 10% पैसे और नियत की तो बात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में आचार संहिता लग चुकी है तो इंतजार तो अब और करना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से बयानबाजी में हुई, मुख्यमंत्री ने कह दिया कि ये तो मेरी अब जिद है, इसे मैं पूरा करवा के रहूंगा, अब इंतजार करना पड़ेगा। गजेंद्र सिंह शेखावत का भी एक बयान सामने आया था जिसके बाद बहुत ज्यादा बवाल हुआ था और ये मुद्दा भी हम लोगों ने भी उठाया था कि उन्होंने कहा कि हमें सत्ता में ला दो, ये पूरा हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई बन के रह गया। 13 जिलों की प्यास से किसी को कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल खुशबू, सही कहा आपने कि ये लड़ाई बन के रह गया है। लेकिन आप ये देखिए कि प्रदेश में 5 करोड़ वोट हैं और उनमें से 2 करोड़ 12 लाख वोट जो हैं वो ईआरसीपी के प्रभावित 83 विधानसभा सीटों पे 13 जिलों पे आते हैं। तो आप देखिए कि जो 83 विधानसभा सीटें हैं वो 40% पूरी विधानसभा के 40% से ज़्यादा हैं, जहां पर जो बहुमत का आधा आंकड़ा है यानी तकरीबन 50 का आंकड़ा वो कांग्रेस को पूर्वी राजस्थान से और इस ईआरसीपी के 13 जिलों से मिल रहा है। बाकी जिलों की बात आप छोड़िए, इसलिए यहाँ वोट दिख रहा है और इसलिए फोकस कांग्रेस और चाहे बीजेपी वोट जहां मिलेगा वहां फोकस करेंगे। और यही कारण है कि इन जिलों के ऊपर आने वाले दिनों में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व भी आपको सभा करते हुए दिखाई देंगे। और अलवर, प्रियंका गांधी भी जो है पूरी तरह से मोर्चा संभालती हुई नजर आ रही है इसी मुद्दे पर। मल्लिकार्जुन खड़गे भी मैदान में उतर रहे हैं। तो यानी कि जो 40% जो वोट हैं यहाँ पर वो पूरी तरह से चाहे चाहे बीजेपी और कांग्रेस हो उनके हाथ में जाए। खुशबू, कोशिश यही है कि वोट जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो पार्टी हासिल करे, क्योंकि वोट के जरिए ही सीट मिलेंगी और सीट मिलेंगी तो सत्ता का रास्ता होगा। और सत्ता जिसके लिए राजनेता कहते हैं कि वो सेवा करना चाहते हैं वो सिर्फ सत्ता के जरिए ही मुमकिन हो सकता है। राजनीति में विपक्ष में बैठ करके सेवा नहीं कर सकते, ऐसा राजनीतिक दलों की प्रवृत्ति लगती है और सामने भी आया है। लिहाजा फोकस सिर्फ और सिर्फ वोट पे होगा, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। ईआरसीपी का समर्थन हो या विरोध हो या दूसरे पार्टी की काट कौन देता है, किसको देते हैं, तमाम दल को किसमें से किसको मिलती है वोट की चोट, ये जनता अब डिसाइड कर लेगी, क्योंकि 13 जिलों की जनता काफी परेशान हो चुकी है। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।